हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनंत यादव। आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमको पता है कि जब कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, कभी कोलाइड करते हैं, कभी क्या होता है कि जैसे कि एटम्स होते हैं उनसे स्ट्राइक करते हैं, और भी कई सारे अपने आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उससे कोलाइड करते हैं। तो उसकी वजह से एक अपोजिशन होता है। क्या होता है? अपोजिशन होता है। वही हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electron through a conductor. When the electron move from one part of the conductor to the other part, they collide with other electrons. किससे collide होते हैं? other electrons से, and with the atoms, जो atoms होते हैं उनसे, और जो आयन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? कंडक्टर में, in the body of the conductor। उसकी वजह से ड्यू टू दीज कोलिजन्स देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिशन ऑफर्ड करता है थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि हमने देखा था R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I, जहां पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स, किसके? कंडक्टर के एंड पे, और साथ में जो आई है वो क्या है? जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, जिसे हम V अपॉन I से डिनोट करते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। अब जो हमारा V अपॉन I आया, हमने ग्राफ बनाया था, ये V है और ये I है। तो जो हमारा जो ग्राफ है V अपॉन I का, तो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे को ये क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। जो इसका ग्राफ है V अपॉन I का, V और I का जो ग्राफ है हमें रेजिस्टेंस बताता है। और साथ में जो इसका स्लोप है tan थीटा, यानी कि V अपॉन I, ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है? ओम, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओम। ये किसका सिंबल है? ओम का सिंबल है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यदि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है through it, then resistance of conductor will be 1 ohm। तो उस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन V अपॉन 1 अपॉन A इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, अब किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा, हमने रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखा था, वो हमारे पास एक और फॉर्मूला आया था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? कंडक्टर की लेंथ है, एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इन पे डिपेंड कैसे करता है ये देख लेते हैं हम।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यानी कि यदि एल इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, एल डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद में आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, हाँ या ना? और जब एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ये। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि यहाँ पे जो रो है वो हमें क्या बताता है कि ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। तो अलग अलग नेचर के मटेरियल के कारण जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज, जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। यदि 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे तो 10 ही मूव करेंगे, बस उनका क्या होगा? रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज इन द केस ऑफ कंडक्टर देन द इंक्रीज ऑफ रैंडम मोशन इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी। The variation of the resistance with temperature is given by the following relation। हमारे पास क्या रिलेशन है इसका? वो है जो R किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है और R नॉट यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर जो टी है वो जो चेंज है वो क्या है? बहुत स्मॉल चेंज है, जो टेम्परेचर में चेंज है वो बहुत स्मॉल है, तो जिसकी अपर पावर होगी वो क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेट 0 या नेग्लेजिबल कर सकते हैं हम उसे। वेयर आर टी एंड आर नॉट आर द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली आर कांस्टेंट, देन कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल सो इट मे एज्यूम नेग्लेजिबल। तो हम इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि 0 के बराबर मान लेंगे। तो उस केस के अंदर जो आर टी इज इक्वल टू आएगा वो आएगा हमारे पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आर टी इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, इसको इधर लाएंगे आर टी माइनस आर नॉट, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किससे? आर नॉट इंटू टी से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा की। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, जहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो अल्फा है उसे हम बोलते हैं, जो अल्फा है वो होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर आर नोट की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, आर नोट की वैल्यू क्या कर देते हैं हम 1, और जो टी है उसकी वैल्यू भी जो टेम्परेचर में चेंज है उसकी वैल्यू भी 1 कर देते हैं। तो यहाँ से हम आर नोट की वैल्यू 1 और आर टी की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी, इसकी जगह हम 1 करेंगे तो -1, और ये 1 इंटू टी की वैल्यू 1 है तो ये क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आर टी -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर टी -1। तो हम कह सकते हैं thus the temperature coefficient of resistance is equal to the increase in resistance of a conductor having a resistance of 1 ohm। कितना? 1 ohm का रेजिस्टेंस on rising its temperature by 1 degree, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। The temperature coefficient of resistance may be positive और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। या तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो रेजिस्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी। फ्रॉम कैलकुलेशन इट इज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द metals the value is nearly 1/273 डिग्री सेल्सियस। तो जो अल्फा की वैल्यू आती है मोस्टली मेटल के लिए कितनी आती है? 273 डिग्री सेल्सियस। Hence
सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इन द अबव इक्वेशन, जो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी था, तो अल्फा की जगह 1/23 हमने जब पुट 73 सॉरी आर टी इज इक्वल टू था हमारे पास में आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और अल्फा की जगह हमने रख दिया 1/273, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में 273 प्लस टी अपॉन 273 आ जाएगा, और जो ये 273 प्लस टी आया उसे हमने कैपिटल टी लिख लिया, जो कि हमारा क्या है, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आर नॉट कॉन्स्टेंट है, 273 कॉन्स्टेंट है, तो जो आर टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन टी पे। हम बोल सकते हैं कि आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो आर टी किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। आगे दस द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल वायर, प्योर मेटल वायर का जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर टी, जो रेजिस्टेंस है हमारा आर टी एंड टेम्परेचर टी इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन। तो हमारे को जो ये ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन 0,0 से स्टार्ट ना होकर कहाँ से हो रही है, आर नोट से, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस समय हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना है, आर नोट। लेकिन जैसे जैसे मैं इस टेम्परेचर में चेंज करूंगा वैसे वैसे आर टी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा को क्या मिलती जाएगी, कंटिन्यूसली बढ़ते हुए मिलती जाएगी। लेकिन जो इनिशियली हमारे पास में टेम्परेचर था वो सॉरी रेजिस्टेंस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना था, आर नॉट। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी। वैसे हमने रेजिस्टिविटी को लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जहां पर जो रो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अच्छा हमको पता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि फर्स्ट तो आर इज इक्वल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, और सेकंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो जब इनको कंबाइन करेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं हम, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, जैसा अभी हमने यहाँ भी बात करी थी। तो जो रो है वही क्या हमारा रेजिस्टिविटी है, और इसकी जो रो की यूनिट होती है वो क्या होती है, रो से डिनोट करते हैं, और कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट की हमने बात की थी, क्या होती है यूनिट, ओम इनटू मीटर। क्या होती है, ओम इनटू मीटर। जो कांस्टेंट होता है ना इस रेजिस्टिविटी को मटेरियल के, ये रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल now obtain definition of resistivity. Let us take an area, take a conductor having a unit area of cross section 1 meter square and unit length 1 meter. So putting a की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, और जो l की वैल्यू है वो भी 1 मीटर पुट करते हैं, तो यहाँ से r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दोनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रो के बराबर आ जाएगी। तो रो इज इक्वल टू आर बोल सकते हैं और r इज इक्वल टू रो बोल सकते हैं हम। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस
क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, साथ में इसकी यूनिट की बात करें तो अभी हमने डिस्कस की थी, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। तो हम बोल सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर विच इज रिटर्न एज ओम इंटू मीटर। इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे इसको। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, और न ही इसकी किसी मटेरियल की थिकनेस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है नेचर पे कि मटेरियल का नेचर कैसा है, कौन सा मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, जो कि क्या होगी, जैसे हम सिल्वर ले लेते हैं उसके लिए अलग होगी, कॉपर होगी उसके लिए अलग होगी, और उनके लिए जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर, ओनली ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सो वी कैन यूज द रेजिस्टिविटी टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेज को, जैसे कि हमने अभी बात की थी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। इससे हम क्या इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव ए लो रेजिस्टिविटी एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव ए हाई रेजिस्टिविटी, यानी कि जो अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, लेकिन जो पुअर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन इसके क्या बेनिफिट है देख लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, जो एलॉय होते हैं, आर मच हायर देन दूज ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की अपेक्षा जो हमारे पास में एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं सॉरी, जो एलॉय होते हैं वो हाई रेजिस्टिविटी के होते हैं। It is due to their high resistivities that alloy are used to make resistance wire। इनका यूज कहाँ किया जाता है, रेजिस्टेंस वायर का। और जो रेजिस्टेंस वायर है वो कहाँ यूज होते हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज टू रिड्यूस द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हम बल्ब वगैरह जो यूज करते हैं, हीटर वगैरह यूज करते हैं, वहां पे इनका यूज किया जाता है। जैसे कि नाइक्रोम वायर होता है हमारे पास, नाइक्रोम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट जैसे कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारी आयरन होती है इलेक्ट्रिक आयरन उसमें ही लगा रहता है। रूम हीटर के अंदर भी, जो हमारा रूम हीटर होता है सॉरी, रूम हीटर होता है, वाटर हीटर होता है और टोस्टर होता है, उन सभी में यूज किया जाता है। बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि इनका ऑक्सीडाइजेशन आसानी से नहीं होता है, यानी कि बर्न नहीं होती है ये। इवन व्हेन रेड हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट गर्म हो जाती है, रेड हॉट यानी कि उनका कलर रेड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस पे, रेजिस्टिविटी पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर की वजह से। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर लाइक मेटल्स इज वेरी लो, जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की वो क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ मेटल इंक्रीज विद टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, रैंडम मोशन है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होते हैं कंडक्ट लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि जो इंसुलेटर और कंडक्टर होते हैं उनके बीच में कौन पाए जाते हैं, हमारे को सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास में सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, ये क्या होता है, दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। एंड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है इनकी। तो सेमीकंडक्टर आर प्रोविंग टू बी ग्रेट प्रैक्टिकल
importance because of their marked change in conducting properties with temperature and impurities concentration। इसीलिए कहीं कहीं अप्लायंसेस में हमारे को सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हम मेटल यदि कोई कंडक्टर यूज करते हैं, अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन वहां पे यदि हम सेमीकंडक्टर यूज करते हो रेजिस्टिविटी जैसे कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ने की जगह क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वहां पर सही रहता है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है कंडक्टर्स, रजिस्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एक तो होता है इंसुलेटर, एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर। अब जो कंडक्टर होता है वो कौन से होते हैं, लाइक मेटल्स वगैरह, ये सभी क्या कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर क्या है, जैसे कि रबर वगैरह है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली ना हो, वो इंसुलेटर होंगे। और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इजीली हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर वैसे तो इंसुलेटर होते हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा आता है कंडक्टर। सबसे पहला आता है हमारा कंडक्टर। क्या होता है, दो सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ए conductor allow the electricity to flow through it easily. Silver metal is the best conductor of electricity। जो सिल्वर मेटल होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी मेटल भी होते हैं लेकिन सबके कंपैरिजन में जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा वो क्या होता है, सिल्वर होता है। वैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर, ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सिल्वर होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सस्ते भी है, साथ के अंदर इनका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, बहुत कम है। हम सिल्वर मेटल को भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। ठीक है, क्या होता है, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि दो सब्सटेंसेज विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, आर कॉल्ड रजिस्टर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। द एलो ऑफ नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन ऑल हैव क्विट हाई रेजिस्टेंस। इन सभी का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सो they are used to make those electric devices where high resistance is required। तो ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाए जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्टर रिड्यूस द करंट इन द सर्किट, जिससे की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद में आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंसेज विच हैव इनफाइनेटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि जिनको जो हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारे इंसुलेटर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली क्या होने ही नहीं देते हैं, तो हम बोल सकते हैं आर कॉल्ड इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर डू नॉट या डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं। रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, रबर है जो सबसे अच्छा इंसुलेटर है। इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, कई बार इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जब हम काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि या तो रबर की चप्पल पहनो या फिर ग्लव्स पहन के रखो रबर के, इससे क्या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, बेस्ट इंसुलेटर है। सॉरी, इलेक्ट्रीशियन वियर rubber hand gloves while working with electricity because rubber is an insulator, protect them from electric shock। wood is also good insulator। ठीक है, जो लकड़ी है वो भी क्या एक अच्छा इंसुलेटर है। उसके बाद में हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर और ऑन रेजिस्टेंस। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इधर पहले। मेरे पास में ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की जो लेंथ है वो हमने एज्यूम कर ली L लेंथ है।
ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम एज्यूम कर लेते हैं। और इस केस के अंदर इनिशियली इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर। सॉरी, मैंने किसी भी तरीके से इस वायर को क्या करा, स्ट्रेच करा। अच्छा, इसका वॉल्यूम होगा जो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा इनिशियली, एरिया इंटू लेंथ। इनिशियली जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू लेंथ। अब मैंने वायर को जब स्ट्रेच करा तो स्ट्रेच करने के बाद में कुछ इस टाइप का हो जाएगा वायर। इस टाइप का हो गया वायर। तो इसकी जो लेंथ है हम एज्यूम कर लेते हैं, जो नई लेंथ होगी वो होगी एल डैश, और साथ में स्ट्रेच करने की वजह से ये क्या होगा, थिन भी हो जाएगा। तो इसकी क्या एरिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं ए डैश होगा, या हम बोल देते हैं इसे हम L1 और R1 और A1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे A1 और L1 होगा, और इसको L2 ले लेते हैं, L2 A2। तो इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना होगा, R2। तो इसका जो वॉल्यूम था इनिशियली वो था एरिया इंटू लेंथ। तो फाइनली जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो हमको पता है कि जो वायर है वो तो वही रहेगा, यानी कि इनिशियली जो उसका वॉल्यूम था फाइनली भी वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच करा उसको। तो हम बोल सकते हैं कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। तो यहाँ से A1 L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 L2। ठीक है। अब यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमको पता है R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। यदि फर्स्ट के लिए हम बात करें तो R1 रो क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करता हूँ, मटेरियल तो हमने कहीं चेंज नहीं करा है, तो L1 A1 हो जाएगा। और उसी तरीके से जो R2 होगा वो कितना हो जाएगा, रो L2 A2। ठीक है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1। और R2 से जब डिवाइड करेंगे तो इन सबका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से रो तो नीचे रह जाएगा और A2 ऊपर और L2 भी नीचे। तो यहाँ पर रो से रो कैंसिल, तो हमारे पास में जो रिलेशन आएगा वो आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। तो यहाँ से आपको डायग्राम में समझ में आ गया कि हमने उसको कैसे चेंज करा। तो एक बार वहाँ भी देख लेते हैं हम। इन stretching the density of wire usually does not change, therefore volume before stretching इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। यानी कि इनिशियली जब हमने स्ट्रेच किया था और फाइनली जब स्ट्रेच हुआ तो उसके बाद का और पहले का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, सेम। और तो उसकी वजह से जो रिलेशन आया था हमारे पास में वो क्या आया था, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन ऑफ लेंथ बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग इज गिवन बाय, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन L1। तो यहाँ से यदि मैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 की जगह यहाँ से L2 अपॉन L1 पुट करना चाहूँ तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होगा, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। और साथ में इफ यदि मैं क्या करूं, इसकी जगह L2 अपॉन L1 की जगह A1 अपॉन A2 पुट कर देता हूं, तो यहाँ से R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। और साथ में यदि रेजिस्टेंस की फॉर्म में बात करूं तो मेरे को पता है कि कोई हमारा पास में सिलेंड्रिकल है, वायर है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो A1 पाई R1 स्क्वायर, और इसी तरीके से जो A2 होगा वो भी क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। अब यदि हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 की पावर 2, और पहले से एक पावर है तो हम दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 की पावर 4। तो ये हमने लिख रखा है यहाँ। इसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है रेजिस्टेंस के बाद में, रेजिस्टिविटी के बाद में कंडक्टिविटी।
जो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, वही क्या होता है, कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टर का। जैसे हमने कल भी बात करी थी, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, रो इज इक्वल टू 1 क्या होगा, सिग्मा। अच्छा, रो की यूनिट हमने बात करी थी कि ओम इंटू मीटर होती है, और जो सिग्मा होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय रो, रो इज इक्वल टू सॉरी अपना सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इंटू मीटर, क्या होगी, ओम इंटू मीटर। सॉरी। इसके बाद में हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। सर्टेन मेटल्स एंड alloy are at very low temperature lose their resistance considerably. This phenomena, इस phenomena को हम क्या कहते हैं, known as super conductivity। क्या होती है, super conductivity। as the temperature decreases the resistance of material also decrease। जो resistance होता है material का वो भी क्या होता है, decrease होता है। but when the temperature reaches at certain criteria value, यानी कि जो टेम्परेचर एक सर्टेन क्राइटेरिया तक पहुंचता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और साथ ही ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कंप्लीटली डिसअपियर, दैट इज इट बिकम्स जीरो। तो यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, बिकम जीरो, यानी कि हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, जीरो। तो यदि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। देन द मटेरियल बिहेव एज इफ इट इज अ सुपर कंडक्टर, ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, सुपर कंडक्टर की तरह। एंड देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी कि बिना रेजिस्टेंस के क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इजीली। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं हम। सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर का। साथ में सुपर कंडक्टिविटी इज प्लेइंग ए इम्पोर्टेंस रोल इन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्च एंड हाई एनर्जी पार्टिकल, रिसर्च और हाई एनर्जी पार्टिकल के फिजिक्स में। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड वाले जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर वगैरह हैं, उनको यूज़ करने के लिए, उनको चलाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टिविटी का। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका ट्रांसमिशन करने के लिए, क्योंकि क्या इजीली ट्रांसमिशन होगा। यदि रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो लॉस भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो क्या कि जो हाई इलेक्ट्रिक पावर होती है उनको ट्रांसमिशन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं हम आगे आता है हमारा न्यूमेरिकल, इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला है हमसे, व्हेन ए रेजिस्टेंस वायर इज पास्ड थ्रू ए डाई, यानी कि हमारे पास में कोई वायर है, उसको हमने किस में से निकाला है, डाई में से। द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज बाय 1%, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, हमने जैसा भी बात करी थी कि जो वी इनिशियल होता है वो क्या होता है, वी फाइनल के बराबर होता है, हाँ या ना। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है और लेंथ एल है, और फाइनली इसका एरिया हो जाता है ए डैश और लेंथ हो जाती है एल डैश। तो हमसे बोला है व्हेन ए रेजिस्टेंस वायर इज पास थ्रू ए डाई द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस 1%, यानी कि मेरे पास 100% था, 100% में से यदि 1% में डिक्रीज करता हूँ तो 99% रहेगा, और यदि मेरे पास इनिशियली 1 था तो उसमें से यदि मैं 1% कम करता हूँ तो 0.99 होगा। तो हम यहाँ पे इनिशियली तो ए और एल ही रहेगा, लेकिन जो ए डैश है वो क्या हो गया, 1% डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी नए एरिया की वो क्या आ जाएगी, 0.99 ए, और जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी, एल डैश, जो हमें अभी पता नहीं है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल अपॉन 0.99। और साथ में हमने ए डैश की बात करी थी, वो क्या हो गया था, 0.99 ए। इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस था कंडक्टर का वो था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और बाद के अंदर जब स्ट्रेच करा तो हो गया
आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वहाँ से, तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश की जगह रखते हैं हम एल अपॉन 0.99 और ए की जगह 0.99 ए। तो यहाँ से 1 अपॉन 0.99 इंटू 0.99 इंटू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर रो एल अपॉन ए, यहाँ से हम आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से जो आर डैश आएगा वो हमारे पास में आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.02 इंटू रो एल अपॉन ए की जगह हम लिख सकते हैं आर। तो जो आर डैश की वैल्यू आई वो हमारे पास में आ गई 1.02 इंटू आर। तो यहाँ से हमारे पास में आर डैश की जो वैल्यू आई थी, आर डैश की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारे पास में 1.02 इंटू आर। अब हमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आर डैश माइनस इनिशियली आर अपॉन आर इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे को क्या बता रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज बता रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 यानी कि परसेंटेज चेंज बता देगा हमारे को। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू आती है 1.02 इंटू आर, और इनिशियली आर थी और यहाँ भी आर इंटू 100। जब 1.02 आर को आर में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02 आर, और नीचे क्या पहले से आर है इंटू 100, तो आर से आर कैंसिल। तो यहाँ पर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 100 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2%। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो पहले क्या था, आर था, और बाद में क्या हो गया आर डैश। तो जो चेंज आया इनिशियल से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 2%। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा सही। 2% डिक्रीजेस और 2% इंक्रीज, तो हमारा आंसर होगा 2% इंक्रीजेस। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 0.1 ओम, यानी कि हमारे को जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 0.1 ओम का है, एंड द रेडियस इज, स्मॉल आर से नोट कर देते हैं हम, रेडियस कितनी गिवन है 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर। देन द लेंथ ऑफ वायर इज, यानी कि वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यदि हमारे को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है 3.14 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से L निकालना है, तो L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू हमें गिवन है, अच्छा एरिया निकालना है, एरिया हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम एरिया निकाल लेंगे, रेडियस गिवन है तो, और सिग्मा की रो की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 और जो आर है वो कितना है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। तो इसकी यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, तो आर की जगह 0.1 और ए की जगह है 3.14 इंटू, अच्छा 10⁻⁻3 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻6, और रो की जगह जो वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से 3.14 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3.14, और साथ ही इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻�6। तो यहाँ से 0.1 इंटू 10⁻2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 कट 10, यानी कि 10 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 10 मीटर, तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा हमारे को, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ओम। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें R दे रखा है।
द वायर इज स्ट्रेच्ड टू हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि इनिशियली इसका डायमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं यदि d था, तो बाद के अंदर जो डायमीटर है वो क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी, यानी कि बाद के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो इसे देख लेते हैं हम एक बार। अच्छा, इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो हम इनिशियल की बात करते हैं A इंटू एल, फाइनल A डैश इंटू एल डैश। तो यहाँ पे इनिशियली हम एरिया मान लेते हैं, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और यहाँ पर फाइनली ये होगा पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पाई से पाई कैंसिल। अच्छा, आर रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से d/2 का होल स्क्वायर इंटू एल, और यहाँ d-/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d² एल, यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी 4, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ भी d' का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल डैश। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से, अच्छा हमने यहाँ पे d' की जो वैल्यू है वो क्या कर दी है, हाफ, तो हम d' की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, तो d² एल इज इक्वल टू d/2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू एल डैश, तो यहाँ से d² इंटू एल, d²/4 इंटू एल डैश, d से d कैंसिल, तो जो एल डैश होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4l के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जो डायमीटर है वो कितना हो गया हमारा, डायमीटर कितना हो गया, d/2 हो गया। तो यहाँ से इनिशियली r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसे डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रो एल पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसी तरीके से हमारे पास में जो r इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ, रो एल 2 का स्क्वायर 4, 4 रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 4 अपॉन पाई d²। तो आगे देखते हैं हम रो एल 4 पाई d², तो यहाँ से r की वैल्यू आई थी रो रो एल अपॉन पाई d² इंटू 4, कन्फर्म कर लेते हैं, यही थी ना, रो एल इंटू 4 पाई d², ठीक है। तो इसी तरीके से जो r डैश की वैल्यू होगी वो भी होगी रो एल डैश इंटू 4 अपॉन पाई d डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रखें, r डैश इज इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है, एल डैश की जगह हम लिख सकते हैं, एल डैश की जगह हम लिख सकते हैं 4l, एल डैश की जगह हम लिख सकते हैं 4l, तो 4l, और पहले से एक 4 है ही सी, और जो डायमीटर होगा, डायमीटर क्या होगा था हमारा हाफ, यानी कि पाई d डैश की जगह हम d/2 लिखेंगे, तो d/2 का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि रो एल इंटू 4 एक पहले से ही है, दूसरा 4 भी पहले से ही है, और ये एक और 4 ऊपर जाएगा अपॉन पाई d²। तो यहाँ पर रो एल इंटू 4 पाई d², यानी कि जो ये वैल्यू दिख रही है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो r डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, इसकी जगह r, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो हम r डैश की वैल्यू लिख सकते हैं 16r, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि जो पोटेंशियल है वो कितना है 20 वोल्ट है, ऑन ए कंडक्टर इट्स कंडक्टेंस बिकम
अच्छा, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे को, क्या कंडक्टेंस गिवन है, यानी कि हमारे को यूनिट भी गिवन है और 8 ओम इनवर्स, यानी कि कंडक्टेंस क्या होगा 1/8 ओम इनवर्स, सॉरी 8 ओम इनवर्स। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 1/8 ओम। देन द करंट, हमसे क्या पूछा है करंट, और हमको पता है कि जो करंट होती है I इज इक्वल टू क्या होती है, एक सेकेंड, V अपॉन R, I इज इक्वल टू, ठीक है चलो SL, I इज इक्वल टू V अपॉन 1, यहाँ V की वैल्यू हमारे को गिवन है 20 और जो R है वो हमारे पास कितना है, जो R है वो कितना है 1/8, तो हम R की जगह लिखेंगे 1/8, तो 8 का रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 20 × 8 यानी कि 160 एम्पियर। तो 160 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, और हमसे बोला है कि जो वायर की लेंथ है उसे हमने इंक्रीज कर दिया है कितना 100%। 100% इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले जो थी उसका जस्ट डबल कर दिया हमने, तो हम लिख सकते हैं ए एल इज इक्वल टू ए डेस, और जो लेंथ है उसको क्या कर दिया हमने डबल कर दिया है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए डेस की वैल्यू आएगी वो आएगी a/2, और साथ में जो लेंथ थी वो क्या आ गई थी 2l। अब हमसे पूछा है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, तो इनिशियली R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, और फाइनली वो हो जाता है R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। यहाँ से हम वैल्यूज रखते हैं, तो R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है 2l, और जो ए डैश की वैल्यू है a/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 L अपॉन E। अच्छा, यहाँ से जो रो ए और एल है, रो एल अपॉन ए है, रो एल अपॉन ए है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो आर डेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R × 4, यानी कि हम बोल सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 4R, और हमें क्या निकालना है चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो वही करेंगे जैसा भी हम तो थोड़ी देर पहले किया था, फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ से R डेज की वैल्यू है हमारे पास 4R माइनस R अपॉन R इंटू 100, जो इसकी वैल्यू होगी वो 4R माइनस R कितना होगा 3R, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3R अपॉन R, यहाँ से R से R कैंसिल और इंटू 100 करेंगे, इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300%, यानी कितना चेंज आएगा 300%, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ा आया, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू।